नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है पवित्र सीक्रेट के इस रहस्य भरे एपिसोड में, जिसमें हम जिक्र करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे आचार्य चाणक्य के समय की गुप्तचर व्यवस्था के बारे में। आचार्य चाणक्य की गुप्तचर व्यवस्था कितनी सुगठित और कितनी सुदृढ़ थी, इसका आज मैं आपको उदाहरण सहित सिंपल ढंग से व्याख्या करूंगा, जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो साथियों, एक बार थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि गुप्तचर व्यवस्था के बारे में कौटिल्य यानी कि चाणक्य क्या कहते थे। कौटिल्य की अर्थनीति में गुप्तचरों का स्थान बहुत ऊंचा है या ऊंचा माना जाता है। गुप्तचर का जैसा एकमात्र उद्देश्य आज अपराधों का पता लगाना मात्र नहीं माना जाता था। उस समय पुराने भारत में इस उद्देश्य को नितांत ही गौण समझा जाता था। वस्तुतः कुछ विभागों को और कुछ जगह पर गुप्तचरों की आवश्यकता राजनीति के क्षेत्र में इसलिए आवश्यक प्रतीत हुई जिससे शासक को प्रजा के कष्टों, क्लेशों और पीड़ाओं का पता लग सके। ऐसा आचार्य चाणक्य का मत था कि भाई इसलिए हमें गुप्तचर व्यवस्था अप्लाई करनी है या रखनी है। प्रजा की सुख शांति में बाधा उत्पन्न करने वालों और राजकीय नियमों का पालन करने कराने में रोक लगाने वालों का दमन कैसे हो, इसकी सूचना राजा तक पहुंचाने का कार्य गुप्तचर का मुख्य कार्य था। साथियों, आप समझ रहे हैं, क्योंकि समाज में अनेक वर्ग और उन वर्गों में भी अनेक उपवर्ग होते हैं। उस समय ये व्यवस्था बहुत ही गहराई से इसकी पालना थी समाज में। इसलिए समाज के ओर छोर तक के छिद्रों का पता लगाने वाले गुप्तचरों के तौर तरीकों में भी विविधता का होना स्वाभाविक है। इस दृष्टि से कौटिल्य यानी चाणक्य ने कार्यभेद से गुप्तचरों के 9 विभाग किए हैं, जिनका नाम है काप्टिक, उदास्तिस, गृहपतिक, वैदेहक, तापस, सत्री, तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुकी। साथियों, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे उनके गुप्तचर यानी जासूसी के तरीके बताने वाला हूं कि वो किस तरीके से अपने प्रधानमंत्री, अपने सहचर, अपने मंत्री, इन सब की जासूसी करते थे। तो ये आज आपको पता लग जाएगा, और ये ही तरीका आज भी इस्तेमाल होता है, सेम टू सेम एज इट इज अप्लाई होता है। और आपको ये जासूसी के तरीके पता लगा के या आपको इनके बारे में पता जब चल जाएगा पूरा, तो आपको ये समझ जाएंगे कि किस तरह से आज भी काम होता है पर्दे के पीछे। तो साथियों, इन गुप्तचरों के कार्यों का अध्ययन करने के बाद हमें पता लगता है कि प्राचीन भारत की शासन व्यवस्था का यह गुप्तचर विभाग कितना उपयोगी और ठोस था। उनका संगठन, उनके गुप्त रहस्य, उनके संकेत प्रणाली इतनी जटिल, इतनी व्यवस्थित थी कि उस समय की अंतर्राष्ट्रीय पूरी की पूरी राजनीति के किस हिस्से में क्या हो रहा है, इसका ज्ञान राजा की गुप्तचरों और गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से ही उन्हें प्राप्त होता था। तो साथियों, आइए आप चलते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह कौटिल्य अर्थात चाणक्य किस तरीके से अपने गुप्तचरों का उपयोग करते थे अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाने में। तो ध्यान से सुनिए, ये मैं आपको बता रहा हूं कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रकरण 5 अध्याय 9 के अंश में आपको बता रहा हूं, जो एज इट इज उस बुक में लिखे हुए हैं। ये मेरी कल्पना या मेरी कहानी नहीं है, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए वो क्या करते हैं। सामान्य पदों पर अमात्यों की नियुक्ति करके मंत्री और पुरोहित के सहयोग से राजा गुप्त उपायों के द्वारा उनके आचरणों की परीक्षा करे। यानी आप समझ रहे हैं साथियों कि अमात्य कौन होते थे? जो उनके सहचर, जो उनके मंत्री होते थे, तो वो उनकी परीक्षा जो उनके खास मंत्री होते थे और पुरोहित होते थे, उनके सहयोग से राजा करते थे। अब ये सब काम वो कैसे करते थे, इसको मैं आपको 2 एग्जाम्पल से बताता हूं। पहला एग्जाम्पल है, जिस गुप्तचरों को धर्मोपधा गुप्तचर कहते हैं, युक्ति कहते हैं, गुप्तचर नहीं, उस युक्ति से वो क्या करते थे, राजा पुरोहित को किसी नीच जाति के यहाँ यज्ञ करने तथा पढ़ाने के लिए नियुक्त करते थे। अब चूंकि पुरोहित को उस समय के पुरोहित जी को जब आप किसी नीच जाति के घर में यज्ञ करने और पढ़ाने के लिए नियुक्त करेंगे, तो वो पुरोहित जरूर मना करेंगे। जब पुरोहित इस कार्य के लिए मना करेंगे, तो राजा उनको उनके पद से च्युत कर देंगे, यानी अलग कर देंगे। वह पदच्युत पुरोहित गुप्तचर स्त्री पुरुषों के माध्यम से शपथ पूर्वक प्रत्येक अमात्य को राजा से भिन्न कराए। यानी कि वो पुरोहित, जो कि ध्यान से सुनिए साथियों, वो पुरोहित जो है वो एक्चुअल में राजा का ही साथी है, और वो राजा के इशारे पे ही ये सब हो रहा है, लेकिन बहुत पर्दे के पीछे हो रहा है। अब वो जो पुरोहित है वो क्या करेगा कि वो गुप्तचर जो दूसरे साथी हैं, जो दूसरे जासूस हैं, उनकी मदद से अमात्यों के पास जाएगा, यानी राजा के सहचरों के पास जाएगा, राजा के मंत्रियों के पास जाएगा। वहां जाके उनसे ये बोलेगा कि ये राजा बड़ा ही अधार्मिक है, हमें चाहिए कि उसके स्थान पर इसके ही वंशज किसी श्रेष्ठ पुरुष को,
किसी धार्मिक व्यक्ति को, समीप के किसी सामंत को अथवा किसी जंगल के स्वामी को या जिसको भी एकमत होकर हम निश्चित कर लें उसको नियुक्त करें। मेरे इस प्रस्ताव को सबने स्वीकार कर लिया है, बताओ तुम्हारी क्या राय है। पुरोहित की ये बातें सुनकर यदि कोई मंत्री, यदि कोई साथी राजा का, यदि कोई उसका सहचर उसको स्वीकार न करे तो उसे पवित्र हृदय वाला समझना चाहिए, ऐसा चाणक्य कहते हैं। गुप्त धार्मिक उपायों द्वारा अमात्य यानी मंत्री यानी सहचर के हृदय की पवित्रता की परीक्षा को धर्मोपधा कहते हैं, यानी कि धर्मोपधा तरीके से वो इस तरीके से अमात्य के दिल का वो हाल जान लेते थे कि ये एक्चुअल में मेरा ही साथी सहचर, मेरा ही मंत्री है जो मेरे लिए ही इसका दिल और दिमाग लगा हुआ है या ये मुझे धोखा भी दे सकता है। तो साथियों इस तरह से जबरदस्त रूप से जासूसी की जाती थी। आइए अब जल्दी से दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं जो कि प्रकरण 5 अध्याय 9 में एज इट इज लिखा हुआ है कि अर्थोपदा से राजा किसी निंदनीय, यानी अब अर्थोपदा स्टाइल के बारे में बात हो रही है, तरीके के बारे में बात हो रही है। तो अर्थोपदा से राजा किसी निंदनीय या अपूज्य व्यक्ति का सत्कार करने के लिए सेनापति को आदेश दे। अब यहां देखिए कितना ट्विस्ट है साथियों। सेनापति कौन है? सेनापति पहले से ही राजा के साथ पर्दे के पीछे मिला हुआ है। अब ये दोनों कैसे परीक्षा लेते हैं? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राजा की इस बात से जब सेनापति रुष्ट हो जाए, तो नेचुरल है सेनापति रुष्ट होगा जब राजा उनको बोलेंगे किसी निंदनीय अपूज्य व्यक्ति का सत्कार करिए आप, तो जब राज्य का सेनापति है तो वो तो रुष्ट होना ही है, तो वो रुष्ट होगा। और जब वो रुष्ट हो जाए तो राजा उसको भी पदच्युत कर दे। किसको? सेनापति को। कौन सेनापति? जो पर्दे के पीछे राजा से मिला हुआ है, लेकिन अब दोनों मिलके अमात्यों की जासूसी के द्वारा परीक्षा कर रहे हैं। वह पदच्युत अपमानित सेनापति गुप्त भेदियों द्वारा अमात्य को धन का प्रलोभन देकर उसे पूर्वोक्त विधि से राजा के विनाश के लिए उकसाए। देखिए क्या चाल चलते हैं ये लोग, क्या क्या चाल चली जाती थी। और आज भी पर्दे के पीछे से इसी तरह की चालें चली जाती हैं। मंत्रियों के और जो खास लोग हैं उनके पवित्रता की जांच करने के लिए, उनके दिल दिमागों में क्या चल रहा है उसको जांचने के लिए आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए यही उपाय आज भी काम में लिए जाते हैं साथियों। वह कहे मेरी इस युक्ति को सभी ने स्वीकार कर लिया है। कौन कह रहा है? ये सेनापति कह रहा है। बताओ तुम्हारी क्या सम्मति है? सेनापति की ये बात सुनकर अमात्य यदि उसका विरोध करे तो समझ लेना साथियों कि वो पवित्र हृदय वाला है। गुप्त आर्थिक उपायों द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता की परीक्षा ही अर्थोपदा कहलाती है। यानी इस तरीके से अमात्य यानी राजा के सहचर, राजा के खासम खास मंत्री जिनकी राजा को परीक्षा लेनी है, इस तरीके से जब परीक्षा लेते हैं तो उसको अर्थोपदा कहते हैं। तो मैंने आज आपको दो तरीके से जासूसी करने के बारे में बताया जो आचार्य चाणक्य ने आपको दो तरीके से जासूसी करने के बारे में बताया जो प्रकरण 5 अध्याय 9 कौटिल्य अर्थशास्त्र में एज इट इज लिखा हुआ है। साथियों मैं कल आपको या मेरे नेक्स्ट एपिसोड में आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र में वे सुंदर स्त्रियों का जासूसी में कैसे उपयोग करते थे इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कौटिल्य नीति, कौटिल्य अर्थशास्त्र के दिलचस्प किस्सों के बारे में हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए पवित्र सीक्रेट की तरफ से गुड बाय।